हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 9 के सिविक्स के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के टॉपिक की बात करेंगे। कौन सा टॉपिक है? व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, राइट। उसमें अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होने के बाद वहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एंड आफ्टर दैट कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, आफ्टर दैट पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, राइट। अब जो हम देखेंगे तो ये सारी चीजें होती हैं, इलेक्शन हो गया है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे इंडिया में इलेक्शन जो हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब इलेक्शन टाइम हो रहा होता है तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी में न्यूज़ देखते हैं, उसमें मोस्टली न्यूज़ आती हैं कि जैसे सपोज दैट क्या हुआ कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स, मतलब कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम होना चाहिए था उनका नाम नहीं है, ठीक है। जिनका नाम वोटर लिस्ट के बाहर होना चाहिए उनका वोटर लिस्ट में हो जाता है, जिनका वोटर लिस्ट में होना चाहिए उनका वोटर लिस्ट के बाहर हो जाता है नाम, राइट। एंड सेकंड वन चीज है कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सपोज दैट कि वो लीडर हैं और वो क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिली हैं उनका वो मिसयूज कर रहे हैं, राइट। उनका वो मिसयूज कर रहे हैं। तो ये लोगों के मन में रहता है या इस तरह की न्यूज हमें देखने को या सुनने को या पढ़ने में आती है। एंड आफ्टर दैट की एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, की कहीं कहीं पर क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको अपने इलेक्शन को अच्छा करने के लिए या उसमें जीतने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे का खर्च करता है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसके बारे में भी हमें पता करना होता है। एंड आफ्टर दैट इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। जो पोलिंग डे होता है हमारा, उस दिन क्या होता है कि रिगिंग हो जाती है, मतलब कि हेरा फेरी भी हो सकती है, माल प्रैक्टिसेस होती है। तो ये जब सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे इलेक्शंस में, तो फिर हम इसको डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? इन सारी चीजों के रहते हुए क्या ये पॉसिबल है कि हमारे जो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? तो शायद मेरा ही क्या, आप सबका भी यही आंसर होगा कि तब हम उनको क्या नहीं कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। बिकॉज इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे माल प्रैक्टिसेस हो रही है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी हो रहा है, एंड साथ में क्या है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो वहां पे हम इनको नहीं बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, राइट। तो अब हम कैसे समझेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में होने वाले इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, राइट। तो उसमें फर्स्टली हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब उसमें फर्स्ट वन हमारा आ जाएगा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशंस, एंड फिर हमारा आएगा कि पॉपुलर पार्टिसिपेशंस, ठीक है, या पॉपुलर पार्टिसिपेशंस, एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं, राइट। तो अब हम फर्स्टली देखते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शंस आर फेयर और नॉट, या हम कहें इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट, इट इज लुक टू एट हु कंडक्ट। हमें ये देखने के लिए कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो फेयर हैं या नहीं, डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या देखना पड़ता है कि इन इलेक्शंस को कंडक्ट कौन करा रहा है, राइट। बात को समझिएगा कि इन इलेक्शंस को कंडक्ट कौन करा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इसके लिए हम अलग से एक इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, राइट, जो कि क्या करता है, इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। आफ्टर दैट और क्या होता है, ये अपनी पावर्स को, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो अपनी पावर्स को उसी तरह से एंजॉय करता है जिस तरह से जुडिशरी अपनी पावर को एंजॉय करती है। जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का भी कोई
फोर्स नहीं है, ठीक है, कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं। तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट, उसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं है, राइट, वो अपने डिसीजन, अपना जस्टिस वो खुद ही करती है, वो किसी के फोर्स में नहीं करती है। तो उसी तरह से ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी पावर्स को जस्ट लाइक जुडिशरी की तरह एंजॉय करते हैं। जुडिशरी आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, और नहीं तो आपका जो कमिंग चैप्टर है उसमें भी जुडिशरी के बारे में आपको मैं बताऊंगी, राइट। तो वो जुडिशरी की पावर्स की तरह अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। कौन? इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सीईसी होता है हमारा, वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। और अभी करंट में हमारे सीईसी कौन है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे और पता करेंगे और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सीईसी कौन है करंट में, राइट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ओके। एंड उसके बाद प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया, किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन क्या होगा? बट नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को कोई भी आंसरेबल नहीं होगा। मतलब वो जो अपना डिसीजन देगा, जो वो अपना बताएगा, ठीक है, तो उसको वो प्रेसिडेंट को कोई भी आंसर नहीं देगा कि प्रेसिडेंट उससे कहें, पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। सपोज दैट अगर कहीं पर क्या हो जाती है, रिपोल जैसा होता है कि जहां पे हमें पता चला कि वहां पे पोलिंग में कुछ रिगिंग हुई है, तो वहां पे दोबारा से इलेक्शन हो सकता है। वो दोबारा से इलेक्शन कौन करा सकता है? यही करा सकता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है वही करा सकता है। अगर उससे कोई भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा। उसको कहेगा कि भाई मुझे ऐसा यहाँ पे गलत लगा तो मैंने किया, मैं आपको किसी भी तरह का आंसर देने के लिए मतलब फोर्स नहीं है मेरे ऊपर कि मैं आपको इस तरह का कोई भी आंसर दूं, राइट। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईसी। वर्चुअली में हम क्या देखते हैं कि आपको अगर आंसर लिख रहे, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या होगा कि सीईसी जो होता है वो रिमूव नहीं हो सकता है, राइट, उसको कोई भी उसके पद से नहीं हटा सकता है। ये उसके पास पूरी तरह से एक पावर होती है, राइट। तो अब क्या हुआ, ये हमने देखा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन है इस समय करंट में, ये आपको बताना है, आपका होमवर्क है। और अब जो हम देखते हैं कि इसके पास पावर्स क्या क्या हैं इलेक्शन कमीशन। अब हम इलेक्शन कमीशन की पावर्स देखते हैं कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, कि कितनी उनको पावर्स मिली हुई हैं जिनका वो यूज करते हैं, राइट। तो पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस, उसमें क्या है, ईसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या करेगा, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है इलेक्शंस का, तब वो क्या करता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है हर एस्पेक्ट में, जो उसको इलेक्शन कंडक्ट कराना है या जो उसको इलेक्शन पे कंट्रोल करना है, जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का उस दौरान। देन इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, और वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या कर देती है, इम्प्लीमेंट कर देती है। आपको याद होगा कि जब हम बता रहे थे कि जो इलेक्शंस जब शुरू होता है तो जो कैंडिडेट्स उसमें खड़े होते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, उनको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट कौन देता है? इलेक्शन कमिश्नर देता है। कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए होता है? आचार संहिता बोलते हैं जिसको। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जिससे जो भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो भी लीडर खड़े हुए हैं वो क्या करें, उस टाइम पे उसको अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें पूरी तरह से। किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का मतलब उनको रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करती है इलेक्शन कमीशन। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, और इलेक्शन पीरियड के दौरान वो क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देती है कि वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कौन देता है? इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट को अपनी गाइडलाइन देती है कि अब ये इलेक्शन टाइम चल रहा है
तो आपको इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, राइट। उसके बाद व्हेन द इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन ड्यूटी चल रही होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी, नॉट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, जिस समय इलेक्शन ड्यूटी चल रही है तो वो किसके अंडर में वर्क कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशंस के अंडर, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में, राइट। इलेक्शन कमीशंस के अंडर में वो वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट में उनका कोई भी उस समय कोई भी गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी उनको वहां की गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को फॉलो करना है। आफ्टर दैट दे ऑर्डर अ रिकॉल, मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या कर सकते हैं, फिर से जैसे वही चीज जो अभी हमने बताई थी रिगिंग ऑफ द बूथ, तो उसमें क्या है कि फिर से वो इलेक्शन कराने का उस पोलिंग एरिया में, उस पोलिंग बूथ में जहां पे कोई माल प्रैक्टिसेस पाई गई है, किसी तरह की रिगिंग हुई है, वहां पे वो दोबारा से इलेक्शन कराने के लिए बोलेगी, ठीक है, कौन? इलेक्शन कमिश्नर। और उसकी इस बात को सबको फॉलो करना है, कोई भी उससे क्वेश्चन नहीं करेगा, उनको उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, उनकी बात को ओबे करना ही पड़ेगा, कोई भी उस बात को डिसओबे नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये हमारा जो था वो था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर। ये किसके लिए है? ये हमारा एक इंस्टीट्यूट हो गया, किस लिए कि जो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, ये वो बताता है कि इंडिया में होने वाले इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा होगा इसी पे ही कि इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है, उसको बताने के लिए जो हमारा सेकंड वन है इंस्टीट्यूशन, वो है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशंस, राइट। उस पर हम डिस्कस करेंगे और आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।